हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में दोस्तों, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इसके रिगार्डिंगली हम इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा इसी सीरीज में चौथा पार्ट होगा, जिसमें हम कुछ प्रश्नों के ऊपर बात करते हैं और उन प्रश्नों से रिलेटेड संपूर्ण व्याख्या से रिलेटेड पॉइंटों के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे द्वारा उत्तराखंड जीके के ऊपर एक मैराथन क्लास बनाई गई है 4 घंटे की, अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और साथ ही उत्तराखंड का इतिहास और अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, मैंने अपनी जो हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी उन पॉइंट्स के माध्यम से। और ये जो आपकी वीडियो है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक 746 पद, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही के साथ साथ उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इससे पहले हमने 46 तक प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज से हमारा प्रश्न है दोस्तों कौन सा, 47वां। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में मोहन जोशी को ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था। और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में मोहन जोशी को ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प बताया था। तो यंग इंडिया पुस्तक में दोस्तों इन्होंने, यंग इंडिया के एक लेख में इन्होंने लिखा था कि मोहन जोशी या विक्टर मोहन जोशी ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि मोहन जोशी को ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प किसने बताया था, तो महात्मा गांधी जी ने बताया था। अब थोड़ा सा मोहन जोशी या फिर विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। अगर इनका पूरा नाम पूछा जाएगा दोस्तों मोहन जोशी का, तो इनका पूरा नाम था क्या, विक्टर जोसेफ मोहन जोशी। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी ने दोस्तों ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसी कारण इनका नाम पड़ा गया विक्टर जोसेफ मोहन जोशी। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो विक्टर मोहन जोशी जी का जन्म 1 फरवरी 1896 को नैनीताल में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जयदत्त जोशी था। ठीक है, मोहन जोशी जी के पिता ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, इसलिए इन्होंने अपने बेटे का नाम विक्टर जोसेफ मोहन जोशी रखा था। लेकिन बाद में दोस्तों मोहन जोशी जी को हिंदू धर्म से गहरा लगाव था, जिसके कारण बाद में उन्होंने विक्टर जोसेफ शब्द का बहिष्कार किया और मोहन जोशी के नाम से यह जाने जाने लगे। बागेश्वर में दोस्तों विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी ने स्वराज्य मंदिर का निर्माण किया तथा गांधी जी के हाथों इस मंदिर का शिलान्यास कराया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि स्वराज्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने कराई थी, विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी ने ही कराई थी। और इस मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, जब वो कुमाऊं यात्रा पर आए थे। गांधी जी विक्टर जोसेफ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, यंग इंडिया के एक लेख में मोहन जोशी को ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहकर संबोधित किया है। 1930 में दोस्तों विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा निकाली गई थी। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि स्वाधीन प्रजा नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, तो विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के द्वारा निकाली गई थी। और कब निकाली गई थी, 1930 में। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अछूतों के प्रति अपना स्नेह भाव व्यक्त किया था। साथ ही इस पत्रिका में इन्होंने 2 लेख लिखे, जो कि थे कौन से, पिंडारी ग्लेशियर की सैर और पस्त हिम्मत सरकार के द्वारा तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मालकम हैली की काली आलोचना करी थी। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि पिंडारी ग्लेशियर की सैर और पस्त हिम्मत सरकार जो लेख हैं वह किसके द्वारा लिखे गए थे, तो विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के द्वारा लिखे गए थे। किस पत्रिका में लिखे गए थे, स्वाधीनता प्रजा पर लिखे, जो प्रजा पत्रिका थी उस पर लिखे गए थे। ठीक है, और क्यों लिखे गए थे दोस्तों, जो उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे कौन, मालकम हैली जी, उनकी आलोचना की गई थी इन 2 लेखों के माध्यम से। इन 2 लेखों के कारण दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी पत्रिका पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया था। और इतनी अधिक धनराशि न होने के कारण इन्हें अपना स्वाधीनता, जो स्वाधीन प्रजा पत्रिका था, उससे बंद करना पड़ा था। तो यह भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के किन लेखों के कारण उनको अपना साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा बंद करनी पड़ी थी, तो पिंडारी ग्लेशियर की सैर और पस्त हिम्मत सरकार के कारण। ठीक है, 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह के दौरान दोस्तों इन पर गोरखों द्वारा लाठीचार्ज कर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया गया कि इनकी रीढ़ की हड्डी तथा इनको काफी चोटें आ गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई और काफी चोटें आ गई। साथ ही साथ इस घटना के बाद कुछ समय के लिए इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया, यानी कि ये दोस्तों पागल हो गए थे। इसके बाद जोशी जी इन चोटों और मानसिक संतुलन की स्थिति से उभर न सके, जिसके कारण उनका 4 अक्टूबर 1940 को मात्र 44 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया था। तो ये थी विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी की कहानी दोस्तों, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने ईसाई समुदाय का एक बेहतरीन पुष्प भी बताया था। और किस पुस्तक में बताया था, तो यंग इंडिया के लेख में। बाकी इनके बारे में इनका जन्म याद रखिएगा, 1 फरवरी 1896, पिताजी का नाम जयदत्त जोशी, और स्वराज्य मंदिर
की स्थापना और उद्घाटन कराया था इन्होंने। ईसाई समुदाय का उत्कृष्ट पुष्प कहा जाता है। अछूतों के प्रति इनकी काफ़ी स्नेह भाव था। पस्त हिम्मत सरकार और पिंडारी ग्लेशियर की शहर इन्होंने दो प्रमुख इनके लेख थे जिनकी वजह से इनका जो स्वाधीन प्रजा अखबार था वह बंद हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 48वां कि हुडौली से मिले शैल चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो हुडौली से मिले दोस्तों शैल चित्रों में नीले रंग के रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि हुडौली नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों। ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हुडौली से मिले शैल चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया, तो नीले रंग का। ठीक है, हुडौली से मिले शैल चित्रों में नीले रंगों का प्रयोग किया गया और यह स्थान हुडौली जो है दोस्तों वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित हुडौली में किस प्रकार के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया, तो नीले रंग के शैल चित्रों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, हमारा एक उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चलता है जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। ठीक है, 1 जून से कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको उत्तराखंड डिटेल्स में पढ़नी है, एक सिक्वेंसली पढ़नी है दोस्तों, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 से 6 महीने का दोस्तों आपका कोर्स रहेगा और 2500 रुपये इस कोर्स की फीस है। ठीक है, 6 महीने तक का कोर्स है। इसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। उत्तराखंड के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, यूके SSC और यूके PSC के द्वारा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हें आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों, 30 प्रैक्टिस सेट और 2000 वन लाइनर इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आपको उत्तराखंड डिटेल्स में पढ़ना है दोस्तों, तो 10 से 15 बुक्स जो इंपॉर्टेंट है जहां से यूके SSC प्रश्न बनाता है उनके नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेने के इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग आप कमेंट करेंगे कि सर आप पैसों के लिए काम करो। देखिए ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर हमारी वीडियो आती है, पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी, लेकिन ये कोर्स मेनली उन लोगों के लिए है जो डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी डिटेल्स में, कि यार एक भी नंबर ना छोड़ने। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें आपको ये कोर्स ज्वाइन करके आपको फायदा ये होगा कि आपको एक कंटिन्यूसली बनी रहेगी 5 से 6 महीने तक डेली आपका एक रेगुलर रूटीन बना रहेगा वीडियो देखने के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 10 से 15 बुक्स अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको उत्तराखंड के किसी भी अन्य सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारे द्वारा काफ़ी वीडियोज अपलोड की गई हैं। अगला हमारा 49वां प्रश्न है दोस्तों कि कंकड़ पत्थर और प्रणयिनी नामक प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं। और यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि प्रणयिनी नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, एग्जाम में पूछा गया एक बार। तो यह है चंद्रकुंवर बर्तवाल जी की। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, चंद्रकुंवर बर्तवाल जी के बारे में। तो चंद्रकुंवर बर्तवाल जी का जन्म दोस्तों 20 अगस्त 1919 को चमोली जनपद के मालकोटी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और जो ये मालकोटी नामक ग्राम है दोस्तों वर्तमान समय में रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है, लेकिन 1919 में ये कहा था चमोली में पड़ता था। ठीक है, तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रकुंवर बर्तवाल जी का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त 1919 को चमोली के मालकोटी ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, अब ये एक प्रसिद्ध कवि थे, कह सकते हो आप, लेखक थे। तो इनके प्रसिद्ध जो कृतियां हैं या गीत हैं या फिर रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वह है कंकड़ पत्थर और प्रणयिनी, इसी के साथ साथ नागिनी और पयस्विनी, मेघनंदिनी, विराट ज्योति, सुंदर असुंदर, जीतू, मुझको पहाड़ी प्यारे हैं और गीत माधवी। और जो इनकी रचना है दोस्तों मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है चंद्रकुंवर बर्तवाल जी के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है। जन्म 20 अगस्त 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर कौन सा है। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है दोस्तों कौन सा, देहरादून चिड़ियाघर, जिससे दोस्तों मालसी डियर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि मालसी डियर पार्क कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है और ये उत्तराखंड में स्थित या उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसी से आपसे एक प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड का जो प्रथम मस्जिद थी वो कहाँ स्थित थी। तो उत्तराखंड की प्रथम मस्जिद थी कहाँ पे दोस्तों, अल्मोड़ा में। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर ऐड डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड का जो प्रथम थाना कहाँ स्थापित किया गया था, वह भी अल्मोड़ा में ही स्थापित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है 51वां दोस्तों कि उत्तराखंड की किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में दोस्तों रामपुर तिराहा कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड के नाम से भी जैसे जानते हैं, तो इसी घटना को दोस्तों क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था या रामपुर तिराहा कांड हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों कि मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, खटीमा गोलीकांड भी हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर बात की गई है रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को, और इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 52वां
कि रामचरितमानस का सरल नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो रामचरितमानस का सरल नेपाली भाषा में अनुवाद कवि भानुभक्त जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, भानुभक्त दोस्तों एक नेपाली कवि थे जिनका जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाली भाषा और साहित्य में इनका विशेष योगदान रहा है। इन्होंने रामचरितमानस का नेपाली भाषा में रामायण मार्फत के नाम से अनुवाद किया था। और ये पॉइंट दिया गया दोस्तों हिस्ट्री की बुक में। ठीक है, जो उत्तराखंड की हिस्ट्री की बुक आती है वहां पर ये पॉइंट दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे इस प्रश्न को देख के कि यार रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो गोरखों के टाइम पे जो काल हुआ था ना, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। ठीक है, तो रामचरित भाषा का नेपाली भाषा में अनुवाद कवि भानुभक्त जी के द्वारा किया गया था। और किस नाम से किया गया था दोस्तों? रामायण मार्फत नाम से किया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 53वां कि ह्वेनसांग ने गंगा नदी को किस नाम से उल्लेखित किया था। और ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ह्वेनसांग ने दोस्तों गंगा नदी को महाभद्रा नाम से उल्लेखित किया था। किस नाम से? महाभद्रा नाम से। ठीक है, और गंगा नदी किस किस नदियों से मिलकर बनती है तो आपको पता है दोस्तों, देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी यानी कि सास बहू के संगम से ही इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग से गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, मेनली गंगोत्री से माना जाता है, उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन वहां से दोस्तों भागीरथी के रूप में गंगा आती है। और जब वो देवप्रयाग पहुंचती है, टिहरी जनपद के देवप्रयाग में, तो वहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और वहीं से इसको परमानेंट रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 54वां कि धर्मजाली गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों क्या? धर्मजाली गुफा। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में कुछ अन्य गुफाएं भी स्थित है, जैसे कि पाताल भुवनेश्वर गुफा माना जाता है। इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। चीनी गुफा, मेरू गुफा, सुमेरु गुफा, स्वधाम गुफा और डागणेश्वर गुफा। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। धर्मजाली गुफा पिथौरागढ़ में है, इसी के साथ साथ पाताल भुवनेश्वर गुफा, चीनी गुफा, सुमेरु गुफा, स्वधाम गुफा और डागणेश्वर गुफा सभी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कंडवा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ठीक है, तो कंडवा नामक आभूषण दोस्तों पैर में पहना जाता है। ठीक है, और इसी कंडवा नामक आभूषण को दोस्तों सुधमन भी कहा जाता है। और यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल के द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि सुधमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में, और सुधमन को ही कंडवा नाम से भी जाना जाता है। अब पैर में दोस्तों उत्तराखंड की जो कुछ महिलाएं हैं उनके द्वारा कुछ अन्य आभूषण भी पहने जाते हैं, जैसे कि अमृति तार, झिमरा, लच्छा, पोंटा, पाजेब, इमरती और बिछुआ या पोलिया, ये सभी आभूषण कहाँ पे पहने जाते हैं? पैर में पहने जाते हैं। और डायरेक्टली आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि अमृत तार आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। झिमरा, लच्छा, पोंटा, पाजेब, इमरती, बिछुआ सभी पैरों में ही पहने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 56वां कि किस ताल के मध्य में ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित एक टापूनुमा भूखंड है। ठीक है, तो दोस्तों भीमताल जो है दोस्तों, जो कि कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल के रूप में जानी जाती है, उसी ताल के मध्य में दोस्तों ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित एक टापूनुमा भूखंड है। ठीक है, और यहीं पर इसी ताल के किनारे पे एक मंदिर भी स्थित है दोस्तों। और भीमताल जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल स्थित है दोस्तों, नैनीताल जनपद में पड़ता है। ठीक है, और जबकि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है? वो है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल दोस्तों कुमाऊं के साथ साथ ही उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल भी है। ठीक है, और भीमताल की जो ताल है दोस्तों उसका आकार त्रिभुजाकार भी माना जाता है। और इसी भीमताल के किनारे स्थित है क्या? भीमेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बाज बहादुर चंद जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो किस ताल के मध्य में ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित एक टापूनुमा भूखंड है? तो भीमताल ताल के किनारे। और भीमताल जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, एग्जाम में पूछा गया है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल या उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल पूछा जाए तो सहस्त्र ताल है, जो कि टिहरी जनपद में पड़ता है। और वहीं भीमताल की ताल का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। और भीमेश्वर महादेव मंदिर यहीं के ताल के किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बाज बहादुर चंद के द्वारा कराया गया था। अगला हमारा 57वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में किस वंश के राजा को मनुष्यों का राजा माना जाता था। ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों चंद वंश के जो राजा थे उनको मनुष्यों का राजा नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चंद वंश के राजा को मनुष्यों का राजा, जबकि गढ़वाल के राजा को देव राजा माना जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न बन सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि चंद राजवंश में राजा को किस नाम से जाना जाता था? मनुष्यों का राजा नाम से जाना जाता था। और वहीं गढ़वाल में राजा को किस नाम से जाना जाता था? तो देव राजा नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सुंदर पत्थरों वाला ग्लेशियर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सुंदर पत्थरों वाला ग्लेशियर दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, और इसी सुंदर पत्थरों वाले ग्लेशियर को दोस्तों सुंदर ढूंगा ग्लेशियर भी कहा जाता है। क्या? सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा मतलब ढूंग मतलब क्या होता है? पत्थर। सुंदर मतलब अच्छा, तो सुंदर पत्थरों वाला ग्लेशियर सुंदर ढूंगा ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, अब बागेश्वर में सुंदर ढूंगा के साथ साथ ही कुछ अन्य ग्लेशियर भी हैं। कौन कौन से दोस्तों? मैकतोली ग्लेशियर या मयकोटली ग्लेशियर। ठीक है, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। ठीक है, सुखराम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर,
ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है कहाँ के, बागेश्वर जनपद के, ठीक है। और जो पिंडारी ग्लेशियर है दोस्तों, वह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी जाना जाता है, दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे पहला ग्लेशियर, पहला बड़ा ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वह है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी में पड़ता है। और उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, वो है दोस्तों पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है, जो मेनली बागेश्वर पड़ता है। और बागेश्वर के साथ साथ इसकी कुछ सीमा दोस्तों चमोली से भी लिंकअप होती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 59वां कि 1980 में किसने ट्राइसेम योजना के अंतर्गत अनेक महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया था। तो 1980 में दोस्तों ट्राइसेम योजना के अंतर्गत दोस्तों तुलसी देवी जी ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया था, ठीक है। और इन तुलसी जोशी जी का संबंध दोस्तों, तुलसी देवी जी का संबंध दोस्तों भोटिया जनजाति से माना जाता है। और भोटिया जनजाति की महिला तुलसी देवी का संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है, ठीक है। और 1983 में तुलसी देवी जी द्वारा तुलसी रानी सॉल फैक्ट्री लगाई गई, जिसमें अंगोरा खरगोश की ऊन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और तुलसी देवी द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 1980 में किसने ट्राइसेम योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया, तुलसी देवी जी ने। किस जनजाति से संबंधित है, भोटिया जनजाति से, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने 1983 में तुलसी रानी सॉल फैक्ट्री भी लगाई थी, जिसमें अंगोरा और खरगोश की ऊन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और तुलसी देवी जी के द्वारा ही एक नारा दिया गया था, क्या, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था, तुलसी देवी जी ने ही दिया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 60वां कि महाधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम क्या था, ठीक है। तो महाधो सिंह भंडारी के पुत्र का नाम था क्या दोस्तों, गजे सिंह, ठीक है। और अपने पुत्र गजे सिंह की ही बलि दी थी दोस्तों महाधो सिंह भंडारी जी ने, ठीक है। भड़ भंडारी माधो सिंह के नाम से इनके पवाड़े भी काफी फेमस है दोस्तों गढ़वाल में। और इन्हें पहाड़ का पहला इंजीनियर नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मलेथा कुल का निर्माण इनके द्वारा किया गया था दोस्तों अपने पुत्र गजे सिंह की बलि देकर। तो इनके पुत्र का नाम क्या था, गजे सिंह था, ठीक है। और माधो सिंह आपको बताया परमार राजवंश में एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, जो कि मेनली किसके सेनापति है दोस्तों, तो पृथ्वीपति शाह के प्रसिद्ध सेनापति के रूप में इन्हें जाना जाता, महिपति शाह के एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद रानी कर्णावती के टाइम पे भी कुछ टाइम तक इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है आपसे दोस्तों, भड़भंडारी माधो सिंह के पुत्र का नाम क्या था, गजे सिंह, ठीक है। भड़भंडारी माधो सिंह किसके काल में सेनापति के तौर पर थे, किसके प्रिय सेनापति थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो महिपति शाह के थे, ठीक है। इसी के साथ साथ मलेथा कुल का निर्माण किसने कराया था, वो भी माधो सिंह भंडारी ने ही कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 61वां कि किस पवारवंशी शासक की मौत मलेरिया से हुई थी, ठीक है। और ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ललित शाह जो कि पवारवंशी शासक थे, जिनकी मौत किससे हुई थी, मलेरिया से हुई थी, ठीक है। और ललित शाह अपने पुत्र, ललित शाह के पुत्र दोस्तों कौन, प्रद्युम्न शाह, ठीक है। अपने पुत्र को जब ये यहाँ की राजगद्दी, कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा के जा रहे थे, तो रास्ते में ही इनकी मलेरिया के कारण मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ललित शाह के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो परमार राजवंश वाली वीडियोज मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप इनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा 62वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति का नाम एक मंदिर के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का नाम दोस्तों एक मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। और इसी कारण जो चमोली जनपद में हमारा कौन सा मंदिर है दोस्तों, अनुसुईया मंदिर है, अनुसुईया देवी मंदिर है। और उसी मंदिर के नाम पर ऐसा माना जाता है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का नाम पड़ा है, ठीक है। अगर हम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1894 में चमोली जनपद में गोपेश्वर के निकट अनुसुईया मंदिर के पास में हुआ था। इसी के कारण इनके माता पिताजी ने इनका नामकरण इसी मंदिर के नाम पर रख दिया और इनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है। और गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है, तो गढ़ केसरी नाम से भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को ही जाना जाता है। जन्म 1894 में हुआ था इनका, ठीक है। और काफी प्रमुख व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो गढ़ केसरी, उत्तराखंड का गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता है। जन्म कब हुआ था, 1894 में चमोली जनपद के गोपेश्वर के पास स्थित अनुसुईया देवी मंदिर में हुआ था। इसी कारण इनका नाम पड़ गया क्या, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 63वां कि मल्लू रोखनी नामक फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है क्या दोस्तों, मल्लू रोखनी नामक फूलों की घाटी, क्या मल्लू रोखनी नामक फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। और नॉर्मली फूलों की घाटी वो भी कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि माउंटेन क्वेल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। तो माउंटेन क्वेल जो एक पक्षी होता है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ओफ्रीसिया सुपर सिलेओसा, ठीक है। तो माउंटेन क्वेल नामक जो पक्षी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ओफ्रीसिया सुपर सिलेओसा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तिक्सेन में तिक का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो तिक्सेन में तिक का अर्थ होता है बर्फ, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि मुंशियारी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तिक्सेन नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मुंशियारी का प्राचीन नाम क्या है, तो तिक्सेन है, ठीक है। इसी के साथ साथ मुंशियारी को जौहार घाटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जौहार क्षेत्र के रूप में, नीलम जौहार क्षेत्र के रूप में भी मुंशियारी को ही जाना जाता है, ठीक है। मुंशियारी को पहले तिक्सेन नाम से जाना जाता था क्योंकि तिब्बत जाने वाले व्यापारी पहले इसी स्थान पर निवास करते थे। तिक्सेन नाम तिब्बती और स्थानीय भाषा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है।
तिक तिब्बती नाम है और इसका अर्थ होता है बर्फ, और सेन स्थानीय नाम है जिसका अर्थ होता है समतल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि हमने लगभग 20 के आसपास इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करी है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी तैयारी करने का एक नया आयाम मिल सके। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों, अच्छी से अच्छी बुक से डिटेल्स में आपको समझा के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे कि आपको कहीं और सोर्सेज की ओर को भागना ना पड़े। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के लगभग यूके ट्रिपल एससी की बात करते हैं तो 40 मार्क्स की उत्तराखंड होती है दोस्तों, जो कि आपकी मेरिट बढ़ाने में या फिर आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी आयोग काफी अटपटे से क्वेश्चन बनाता है और उन्हीं अटपटे से क्वेश्चनों के लिए हमने ये कोर्स विशेषता शुरू किया हुआ है। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी फीस मैंने आपको बता दी है, 5 महीने की फीस होगी इसमें मात्र 2500 रुपये, 5 से 6 महीने की कोर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको डेली 1 वीक में 1 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, 2000 वन लाइनर इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी दी जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी आपको दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारे चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।